इसका शादी से पहले असल में किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अच्छा। इसको अलग घर लेके दिया, हर चीज़ लेके दी। फिर इसने थोड़े अरसे बाद जिद शुरू कर दी कि मैंने आपके घर जाना है। जब कोठी में गए तो उधर जाके इसने वो मालिक के साथ अफेयर बना लिया। क्या मोइन तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो? देखें, इन लोगों ने मुझे पैसों से मेरी इज्जत खरीदने की कोशिश की। 1.5 की गाड़ी उसके गेट के बाहर आई तो हर गरीब आदमी अपना कानून हाथ में लेगा। उसने कहा कि आप फिर कानून हाथ में लेके देख लें। वो चला गया। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, अजीबो गरीब कहानी है, क्योंकि हमारी घर की जो इज़्ज़तें होती हैं, हमारी बहन बेटियाँ, बहू वगैरह या बीवियाँ वगैरह होती हैं, इंसान उनके नखरे भी उठाता है, उन्हें सर पे भी चढ़ा के रखता है। लेकिन अगर वही बेगम जिसको घर की इज़्ज़त समझा जाए, वो घर की इज़्ज़त ना रखे, मर्द को ज़लील और रुसवा कर दे और कई और ताल्लुकात कायम करे, उसके बाद क्या कहानियाँ बनती हैं। ये वो शख्स है जिसकी बेगम ने उसे धोखा दिया, महलों में जाकर पैसों की खातिर किसी और के साथ नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और इनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। छोड़ना था तो इसे पहले छोड़ देती, जिससे मर्ज़ी ताल्लुक़ बनाती ताकि इससे असर ना पहुँचा, लेकिन इससे निकाह के दौरान गलत ताल्लुकात बनाए, जिसकी वजह से इसको दुख भी हो रहा है, तकलीफ़ भी पहुँची है, परेशान भी है, मारा भी फिर है। इसलिए चीखो पुकार कर रहा है कि इसको इंसाफ मिल जाए। लेकिन आपको पता है कि यहाँ के हमारे कानून कैसे हैं कि इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मज़ीद जो कहानियाँ मैं भाई से जानता हूँ, बेगम से अरसा कितना हुआ है शादी को? तकरीबन 14 साल हो गए। 14 साल हो गए हैं शादी से। बच्चे वगैरह भी हैं? जी, 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां, 1 बेटा है। 2 बेटे। क्या ऐसा मामला हो गया कि बीवी आपको छोड़ के बस किसी और से ताल्लुकात एक बना रही औरत होती है ना, आपको पता है कि वो चकले के अंदर से लोग निकाल के ला के सुधारने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही सीन है। मैंने इस औरत को ना इसका शादी से पहले असल में किसी के साथ अफेयर चल रहा था। अच्छा। मैंने इसे कहा कि मुझे आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, अगर आपने उसने शादी करनी है, आपने ये क्रिश्चियन थी, आपने अगर मुसलमान होना है, क्रिश्चियन होना है तो आपने शादी करनी है। तो फिर इसने कहा कि हाँ मैंने इस्लाम कबूल करना है। तो मैं पहले भी इसी तरह मैंने कहा आप उस लड़के से पूछ लें, अगर वो आपको धोखा दे रहा होगा आपको पता चल जाएगा। तो अगर वो है तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। अच्छा। और ना मैंने कभी शादी से पहले इसको लेके मैं घूमा हूँ, ना कोई डेटें मारी हैं, ना इसकी इज्जत ख़राब की है। उसी दिन गया था जिस दिन इनको लेने गया था, तो उसके बाद शादी हुई, इसको अलग घर लेके दिया, हर चीज़ लेके दी। उधर इसको बोला कि यहाँ पे रहो, फिर इसने थोड़े अरसे बाद जिद शुरू कर दी कि मैंने आपके घर जाना है। अच्छा। ठीक है, माँ बाप से, खैर माँ बाप को राज़ी किया, बड़ी मुश्किल, बड़े जतन किए मैंने इसके लिए। घर ले गए, घर जाके इसके कैफ़े किरदार नहीं ठीक था, उसके बाद घर से भी जाना पड़ा। इसने एक जॉब ढूंढ ली, जॉब पे चले गए। ठीक है, पहले जब मैं घर होता था तो अपना बिज़नेस करता था, ये गुलबाग गाली मार्केट में हमारे ऑफिस थे। ठीक है, तो खैर चले गए। जब कोठी में गए तो उधर जाके इसने वो मालिक के साथ अफेयर बना लिया। अब उसकी बीवी मुझे बेटा कहती थी, उनके साथ बड़ा प्यार मोहब्बत था। अब देखें कि आपके ताल्लुक वहाँ पे ख़राब हो गया, उसकी मेरा ताल्लुक क्या ख़राब हो गया, मैंने इनको एक्सपोज किया है, मैं इनको सामने लाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इनको कभी भी नहीं, ये कोई नहीं इनको पकड़ सकता था वो घर में। अब एक मैडम है, एक उनकी बेटी है और एक साहब होते हैं। ठीक है, 3 वहाँ पे बंदे हैं, चौथी उनकी सिस्टर है, उसका उसी घर के अंदर अलग घर बना हुआ है। ठीक है, मैडम से भी ताल्लुक ख़राब हो गया ना। मैडम हाँ। ने कहा कि मेरा घर उजाड़ रही है ये तो। हाँ, मैडम से नहीं, मैडम ने जब देखा कि हमारी इज्जत उछलने वाली है, वाजिद ने इनको पकड़ लिया, तो मैडम मुझे दफ्तर में ही बिठा के, मैं दफ्तर में मैडम को अलग ला के कि आप मुझे अपना बेटा कहती हैं, आप यहाँ पे बैठे। मैं आपको एक बात बताता हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी है, मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा कि किसी के कोई कहेगा मैं कहूँगा। मैडम को मैंने बताया कि मैंने आपके मियाँ को अपनी बीवी के साथ देखा है और जोरा को मैंने मारे 3-4 थप्पड़। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि आप अपने मियाँ को क्या सज़ा देंगी। मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे बेटा कहती हैं, बेटा मानती हैं अगर दिल से, तो आप उसको क्या सज़ा देंगी? मैं तो इसको दूँगा, मैं तो थाने तक लेके जाऊँगा, इसका DNA करवाऊँगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बाहों में देखा है एक दूसरे की। इसने हरासा किया उसको, इसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी है, बर्बाद कर दी है। मैंने एक बार इस औरत पे पहले यकीन किया था, अब नहीं करूँगा। ठीक है, और दूसरा इसने मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक मेरे भाई के साथ देखें इरादा मेरा कत्ल बनाया है। छोटा भाई है वो, उसको 3-4 नंबर का भाई है वो, उसको वरगलाब चला के कहती है कि वाजिद, क्या मोइन तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो? देखें आपके भाई के साथ? हाँ, ये फ़ोन कॉल पे बात हुई। अगर इदारे चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। वो मेरे पास रिकॉर्डिंग थी मेमोरी कार्ड में, वो मेमोरी कार्ड ये ले गई है, मेमोरी कार्ड नहीं दे रही, मोबाइल के अंदर था, निकाल के ले गई। इस फ़ोन के अंदर इतने प्रूफ अभी भी बाकी हैं कि जिनसे ये साबित किया जा सकता है कि ये औरत बदचलन थी, इसका कैफे किरदार अच्छा नहीं था। शाहिद हसन खान
की कोठी के अंदर बचपन के इनके दोस्त हैं, वज़ीर आज़म बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ, बहुत बड़ा नाम है। उनके वालिद साहब हैं, गायनी के स्पेशलिस्ट हैं, वसीम यूसुफ, प्रोफेसर वसीम यूसुफ साहब। अपर माल पे इनका घर है, ठीक है सर। मैं अभी आपको देता हूँ ना, दिखाता भी हूँ, क्या पता ये आपने मीडिया पे लगा दें, क्योंकि कल कुलोतर अल्लाह ना करे कहीं मोबाइल गिर जाए। सो मेरे पास तो अभी इसको ठीक कराने के भी भाई पैसे नहीं है, सही बात बताऊँ तो, ठीक है। लेकिन इन बेगैरतों की आदत देखें कि इनको मैंने कहा कि देखें इज़्ज़त ना उछालें, जगह जगह मेरी इज़्ज़त उछल गई है, इस बात को इस कोठी के तक रहने दें। यानी आपसे क्या मुतालबा किया मेरा गया? मुतालबा ये था, आपसे क्या मुतालबा किया कि हमारी इज्जत ना उछालो, कुछ ना करो, बस चले जाओ? उन्होंने कहा कि तुम अपनी डिमांड्स बताओ क्या हैं। अच्छा। और डिमांड्स, पैसों से किसी की इज़्ज़त खरीद सकते हो तुम लोग? पैसों के साथ किसी की इज़्ज़त खरीदी जा सकती है? मुझे बताओ कितने पैसे लोगे? मैं तुम्हारी बेटी को लेना चाहता हूँ, दोगे? बताओ मिशेल को मुझे दोगे? मैं लेना चाह रहा हूँ, दोगे? मुझे कितना पैसा चाहिए बताओ? मैं किसी से भीख मांगूँ, कुछ करूँ? मैं इकट्ठे करके देखता हूँ कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तुम अपनी इज़्ज़त मुझे दे सकते हो? तुम दूसरे की इज़्ज़त उछालने के लिए तेज़ हो। दौर लानत है तुम लोगों पर, फिट्टे मुँह घटिया चू किस्म के लोग हो तुम, ठीक है। इन लोगों ने मुझे पैसों से मेरी इज़्ज़त खरीदने की कोशिश की, फिर इनको समझाया कि यार पैसे नहीं लेता। वज़ीर आज़म बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ, वसीम साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपने फैसला करवाया था, आप आएँ, आप आके मेरे सवालों का जवाब दें। आप आके इतना ही कह दें कि आपने फैसला नहीं करवाया था, मैं साबित करूँगा कि आपने फैसला करवाया था। आपके ड्राइवरों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास मौजूद है, आपके व्हाट्सएप में जो पैगाम छोड़े हैं और आपने वो पैगाम सुन लिए हुए, वो मेरे पास मौजूद है। इस लड़की की वीडियो मेरे पास मौजूद है कि ये उस कोठी में है, ठीक है। और ये 15 दिन पहले की है, आज की नहीं है, पहले की नहीं है। मेरे भाई का मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि इन हरामखोरों को, इन ज़नाखोरों को, इनको इनके कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मैं नून लीग से एक मेरी दरख्वास्त है कि अल्लाह का वास्ता है, कोई ऑफिस, कोई जगह मुझे उनकी बताएं। मैं नून लीग से मदद की भरपूर अपील चाहता हूं, क्योंकि मैं एक गरीब शख्स हूं। और ये पीटीआई का नाम ले लेके मुझे इन्होंने ऐसा जलील किया है, इन्होंने मेरी जगह जगह इज़्ज़त उछाली है। मेरे 3 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उनकी तालीम बर्बाद हो गई। मैं हॉस्पिटल, शालीमार हॉस्पिटल के अंदर जब ये मेरे पे मसला हुआ तो मैं शालीमार हॉस्पिटल पहुँच गया, ठीक है। की मदद नहीं, एफआईआर वगैरह नहीं करवाई? सर मैंने एसपी साहब के लिए एफआईआर लिखी है, आप उस एफआईआर को चेक करवाएं कि वो कितना अर्सा पहले की लिखी हुई है। एसपी के ऑफिस गया जो सर्वर रोड पे है, एसपी साहब मीटिंग में हैं। एसपी साहब किसी की माँ बहन की इज्जत लुट जाती है, आप मीटिंग में होते हैं। किसी के बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है और आप मीटिंग में होते हैं। मतलब आपका थाना था इलाके का, उधर भी आपने नहीं एप्लीकेशन वगैरह दी? सर मैंने अपने थाने में, इनके भाई मुझे कह रहे थे कि पिस्टल भेज दो, हमें कूड़े से मिला है। मैं किसी का कूड़े से मिला हुआ पिस्टल कैसे भेज सकता हूँ? किसी ने किसी को गोली मार के फेंका हो, मैं वो पिस्टल भेज सकता हूँ? मैंने उनके खिलाफ दरख्वास्त दी कि इनको बुलाया जाए। वो बंदे 5-6 दिन तक थाने ही नहीं आए, ठीक है। एप्लीकेशन आपके पास है? उसका टैग एप्लीकेशन का मेरे पास नंबर है, एप्लीकेशन का थाना मुझे पता है, थाने के अंदर गया हूँ जिधर मैंने इसके भाइयों के खिलाफ दी। मैं फिर इधर से जब चला गया ना तो मेरा घर था चुंगी अमर सदू में, उधर थाना लगता था, ये थाना फैक्ट्री एरिया, उसके अंदर मैंने दरख्वास्त दी। चौकी पंजाब सोसाइटी पे इनको बुलाया गया, एक बार ये आए कि बड़े 5 दिन 6 दिन के बाद ये आए। 5-6 दिन मैं राउंड लगाता रहा, रोज़ चेक करें सीसीटीवी कैमरे किधर हैं, चेक करें, सारा कुछ चेक करें। आपसे खुला ले लिया कि आपके साथ हैं? खुला ले ली उसने, वो बकौल उसके। मैंने यूनियन काउंसिल के अंदर इस मसले को रोका है। मैं आपको वो नंबर भी दे दूंगा कि यूनियन काउंसिल का जो इनका है, उधर से मुझे कॉल आई कि आप क्या, मैंने कहा मुझे कोई पता नहीं है इन्होंने तलाक कहाँ से ली है, ठीक है। जब जज साहब के आर्डर हो जाते हैं कि खुला हो गई है, तब जाके मुझे पता चलता है कि खुला हो गई है। वो भी किसी की सिफारिश डलवा के, फ़ोन करवा के, तो इनको उसने कहा कि भेजो नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर इन्होंने वो कागज़ व्हाट्सएप में सेंड किए और उस पर लिखा हुआ था कि अलाउंस, यानी कि हो चुका हुआ है। अब देखे क्यों हो चुका है, मेरे दोनों एड्रेस गलत लिखे हुए हैं। मेरे आईडी कार्ड का जज साहब को इतना नहीं पता कि मेरे आईडी कार्ड पे क्या एड्रेस है और अदालत के नोटिस पे क्या एड्रेस आ रहा है। उम्मीदवार है ना? हाँ, इंसाफ ये है कि इन लोगों को सजा दिलाई जाए। ओए पैसे कंजरों के पास भी बहुत हैं, ओए वो पैसे तो कंजरों के पास भी बहुत हैं। ओए मुझे इंसाफ चाहिए,
अगर कोई ऐसी ताकत पाकिस्तान में मौजूद है मुझे इंसाफ दे, वरना मैं खुद इंसाफ लूँगा। फिर मैं उसी पुलिस वाले की बात मानूंगा। मैंने 15 पे भी कॉल की थी, 15 की गाड़ी उसके गेट के बाहर आई, उसकी ज़रूरत नहीं हुई कि मैं दरवाज़ा खड़का के इतना ही पूछ लूँ कि ये जो बंदा 15 पे कॉल कर रहा है ये सच कह रहा है या झूठ बोल रहा है। वो ऐसा ही मुझे कहता है कि हमारे पास तो पीछे मुलज़म बैठा हुआ है, तो हम उसको पेश करने कचहरी लेके जा रहे हैं। आप इस तरह करें कि मैंने कहा सर आप मदद नहीं करेंगे तो फिर तो हर गरीब आदमी अपना कानून हाथ में लेगा। उसने कहा कि आप फिर कानून हाथ में लेके देख लें। वो चला गया। हाँ, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे, वो जाके चेक करें। अच्छा जी, बड़ी हैरानी की बात है कि इंसाफ के उम्मीदवार जो कानून से कोशिश करते हैं कि इंसाफ मिल जाए, लेकिन कानूनी इदारे अगर उन्हें कि इंसाफ आप अपने हाथ में लेके खुद इंसाफ करें तो आपको पता है फिर इंसाफ कैसे होगा। कत्ल गारत होगी, कत्ल गारत आम हो जाएगी, उसके बाद खुदकुशियाँ होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम पैदा होंगे। कानूनी इदारों को रोकना चाहिए। ये भाई हमारे मीडिया पे फिर रहे हैं, कभी किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी किसी चैनल पे इंटरव्यू दे रहे हैं, किस लिए? ताकि इनको इंसाफ मिल जाए। लेकिन पहली बात कर चुका हूँ कि कानून हमारा, क्या आपको लगता है कि इंसाफ देगा? इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफिज़।